आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध से जुड़ी हुई है। हमने आपको बताया था कि यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के भीतर घुसकर एक के बाद एक हमले कर रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेनी सेना कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट से 40 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सेना है। 6 अगस्त को यूक्रेन ने कुर्स्क पर घुसपैठ की थी। यहाँ कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की बढ़त से गुस्से में आ गए हैं पुतिन, और इसी के बाद रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी किया है। लेकिन यूक्रेनी सैनिक अगर रूस की सीमा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कब्जा कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर भी इस पर बनी हुई है, और उसी का खमियाजा इन दिनों यूक्रेन भुगत भी रहा है, जहां पर 100 रॉकेट एक साथ दाग दिए गए, 100 मिसाइलें और साथ ही साथ 100 ड्रोन से हुआ है यूक्रेन में सबसे बड़ा हमला भी। लेकिन अभी जो जानकारी है, न्यूक्लियर प्लांट पर अब 40 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सेना है। पहले भी रूस ने ये चेताया था, ये कहा था कि न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला होगा, और हमला होने के साथ ही यूक्रेनी सेना पर ये बात डाल दी जाएगी। इन हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं अरविंद तेजावत जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, यूक्रेन बड़ी तबाही झेलता है, रूस की सीमा में दाखिल हो जाता है, जब कब्जे करने शुरू करता है, रूस जब बड़ा हमला देखता है, 9/11 जैसे हालात नजर आते हैं, उसके बाद रूस बौखला जाता है। पुतिन हमले का इंस्ट्रक्शन देते हैं, यूक्रेन पर बड़ा हमला, ये कहिए कि अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। अभी जो न्यूक्लियर प्लांट से 40 किलोमीटर की दूरी यूक्रेनी सेना की है, क्या एक बड़ी तबाही अभी रूस में होने की बारी है क्या? देखिए, जिस तरह के काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने लॉन्च किए हैं, और खासकर जिस तरह से रशिया की सॉफ्ट वैली को उसने अटैक किया है, ये दर्शाता है कि वो यूक्रेन ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, और इसमें जो मदद दी गई है वो वेस्ट की तरफ से दी गई है, क्योंकि जिस तरह का रेमिनेंट पोटेंशियल यूक्रेन आर्मी में बचा था, वो केपेबल नहीं था कि वो इस तरह के काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर सके। उसने जो स्ट्रेटेजिक मैपिंग की है टेक्निकल बैटल एरिया की, वो ये दर्शाती है कि कुर्स्क, जहां से वो सारे ऑपरेशंस रशिया सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन में, वहां उसने घुस के हमले किए हैं। दूसरी चीज, कुर्स्क की वैसे भी हिस्टोरिकल बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप देखें, जब रूसो जर्मन वॉर हुआ था 1943 में, वहां भी जर्मनी की इधर ही हार हुई थी। तो यूक्रेन ने बड़ा कैलकुलेटिव मतलब मूव लिया है, और खासकर ये जो अभी अटैक किया है, विच इज अकिन टू ट्विन टावर अटैक, इससे रशिया की जो उसकी जो इमेज है, उसकी जो एक वर्चस्व की वाली जो इमेज है, उस पर काफी बट्टा लगा है। तो इसको मुझे नहीं लगता रशिया बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि रशिया के वजूद और एग्जिस्टेंस की बातों पे सवालिया निशान खड़ा होता है। और आपने देखा ही है कि रशिया ने किस तरह से उसके बाद रिटेलिएटरी अटैक्स किए हैं। रही बात यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन वो कहते हैं सब कुछ लुटा चुके हैं, तो वहां कुछ बर्बाद होने को बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि बिकॉज अब वो दे विल ओनली राइज फ्रॉम द एशेज एंड दे विल स्ट्राइक रशिया, और इसमें अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी, यानी आप कह रहे हैं ना पानी की चाहत है यूक्रेन के आगे, और ना खोने का कुछ डर है। और ऐसे हालात में जब यूक्रेन है, तो फिर यहाँ अलग अलग तरीके के हालातों में यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। वो ये सोच रहा है कि रूस को जितना नुकसान पहुंचा सके उतना पहुंचा ले, और इसीलिए रूस की सीमा में डटे हुए हैं। यानी अरविंद तेजावत जी, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को कहीं से भी कम आंकना चाहिए। भले ही रूस के मुकाबले छोटा देश है, संसाधनों में कमी है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन को अभी नेटो देश अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, युद्ध में टिका भी हुआ है, हिम्मत इतनी जुटाई भी कि रूस की सीमा में दाखिल हो गया। रूस को मजबूर होना पड़ा कि यूक्रेन बॉर्डर से अपनी सेना को वापस रूस में लाए, क्योंकि यूक्रेनी सेना तो खुद घर में घुसपैठ कर चुकी थी। ऐसे में यहाँ फोर्स का लगना जरूरी था। और जो 9/11 जैसा ये जो हमला, बहुमंजिला इमारत में ड्रोन हमला जो हुआ, उससे यूक्रेनी सेना ने बता दिया कि हम भी कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो जिंदा राष्ट्र होते हैं
उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। जब वियतनाम जैसे देश ने अमेरिका को हरा दिया, तो फिर यूक्रेन तो उससे काफी ताकतवर देश है, और वहां की जो जनता है वह बहुत ही सजग और बहुत ही अपने राष्ट्र को लेकर काफी वह बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे राष्ट्र को लंबे समय तक रूस अपने इशारों पे चलाना चाहे तो यह संभव नहीं था। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और अभी जो यूक्रेनी सेना ने, जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बोला कि वेस्ट की तरफ से काफी बड़ी मदद मिली है, तो वह वापस दोबारा अपना पूरी ताकत के साथ रूस से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में मोदी साहब वहां गए हैं, तो भारत और रूस के संबंधों को देखकर भी ये लगता है कि मूलतः जो भारत है वह रूस का संदेशवाहक है, वह मैसेंजर है, वह मीडिएशन की कोशिश नहीं करेगा। तो यह भी रूस का एक वो दिखा रहा है, क्योंकि भारत मित्र हैं और मोदी साहब वहां गए हैं, तो ये भी एक संकेत है कि रूस अब किसी न किसी तरह से समझौते की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। और देखते हैं कि आगे आने वाला समय क्या किस रुख लेता है। बिल्कुल। एक अपडेट भी है, बेलगोरोद से अपडेट है। बेलगोरोद में यूक्रेन की घुसपैठ की कोशिश से जुड़ा अपडेट मिल रहा है। 200 सैनिकों ने यहां घुसने की कोशिश की है। रूसी सेना ने यूक्रेनी आर्मी को पीछे हटा दिया है, जो जानकारी मिल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेनी आर्मी को पीछे हटाया तो है, लेकिन क्या पीछे हटने में पूरी तरीके से यहाँ यूक्रेनी सेना नजर आएगी या फिर से कोशिश होगी? क्योंकि जो खबर है, जब से रूस की सीमा में दाखिल हुए हैं यूक्रेनी सैनिक, तब से हर दिन कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, गांवों पर, कस्बों पर कब्जा करते हैं। और ये जो सिलसिला है बेलगोरोद तक पहुंचा, जहां पर यूक्रेन की घुसपैठ की कोशिश सामने आई है। 200 सैनिकों ने यहाँ घुसने की कोशिश की है। रूसी सेना अभी एक्टिव दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी आगे की सिचुएशन या पीछे की सिचुएशन हमने देखी है, ब्रिगेडियर दत्ता, आपको क्या लगता है, अगर एक बार सीमा में दाखिल हो गए हैं यूक्रेनी सैनिक, हालांकि नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा है दोनों ही तरफ से, यानी कि बड़ी तादाद में सैनिक मारे भी जा रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पर ये सोच लिया होगा कि अब सीमा में दाखिल हो चुके हैं, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, नुकसान रूस का भी करके दिखाएंगे, क्योंकि यूक्रेन तो लंबे वक्त से ये नुकसान झेल रहा है, देख रहा है। हाँ, यकीनन देखिए, आप जिस तरह के लॉसेस यूक्रेन को हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन ने ये ठान ली है कि इस तरह के जो फिदायीन या जिस तरह के बलिदानी अटैक्स वो कर रहे हैं, वो अपने जो मकसद है, उनका मकसद ये नहीं है कि साहब कोई रूस की टेरिटरी को वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन हाँ, रूस के जो बुनियादी जो उसकी इमेज थी उसको उन्होंने हिला दिया है। और यकीनन ये बड़ा हाई इंटेंसिटी, एक तो पहली बात देखिए, आप बिल्टअप एरिया में जितने ऑपरेशंस होते हैं उनमें कैजुअलिटी रेट काफी होती है, और क्योंकि कोर्स एक बहुत बड़ा गढ़ है रशिया का, तो रशिया इतनी जल्दी केव इन नहीं करेगा और यूक्रेन को काफी खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, लेकिन यूक्रेन में जिस तरह का जज्बात, जिस तरह की जिंदादिली दिखाई जा रही है, और आप देखिए लीडरशिप पे काफी फर्क पड़ता है। जेलेंस्की खुद एक ज्यू हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरह से मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार करते हैं। आपने इजराइल हमास युद्ध में देखा है। इजराइल का अगर आप तारीख में जाएं या इतिहास में जाएं, तो आप देखेंगे कि साहब सन 48 में उसको आज़ादी मिली, उसके बाद किस तरह से अरब नेशंस ने उस पर अटैक किया और उसने उनको हराया। योम किपुर वॉर जो 1973 का हुआ था, वहां उसने लोगों को हराया। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना जुझारूपन है, कितनी रेजिलियंस है, और यूक्रेन उसका इजहार कर रहा है। हालांकि अगर आप न्यूमेरिकल रेशियो देखें तो 1:5 का रेशियो था जब ये जंग शुरू हुई थी 3 साल पहले। तो यूक्रेन कोई मैच नहीं था रशिया की पावर, चाहे वो कॉम्बैट पोटेंशियल की बात हो, चाहे सामरिक संसाधनों की बात हो, चाहे वो माली हालत की बात हो। लेकिन देखिए, लड़ाई में 3 चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, मैन, मटीरियल और मोराल। जिसे और मैन काफी जुझारू हैं, मटेरियल सपोर्ट उसे वेस्ट से मिल रहा है, और मोराल उनका काफी हाई है। और अगर आप देखें तो रशियन ट्रुप्स में बीच में देखा गया था कि उनका मोराल बूट्स में था। तो ये सब चीजों को ध्यान में देखते हुए ये यूक्रेन का एक अच्छा कमबैक। अच्छा, इन सभी डेवलपमेंट के बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है, और
आपसी देशों जो देशों के आपसी रिश्ते हैं उसको लेकर तो बात हुई ही अरविंद तेजावत जी, लेकिन साथ ही साथ 2 महीने में दूसरी बार ये रहा जब रूस यूक्रेन के युद्ध का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया है। यानी पहले पुतिन से मिलते हैं, फिर जेलेंस्की से मिलते हैं और फिर उसके बाद में फोन पर बात होती है। तो क्या जो वैश्विक स्तर पर चर्चा चल रही है कि जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया जब यूक्रेन के दौरे पर थे, और रूस ने डिक्लेयर कर दिया कि जब तक पीएम मोदी का ये दौरा रहेगा हम कोई हमला किसी तरीके का नहीं करने वाले हैं, तो क्या शांति दूत की जिस भूमिका में देखा जा रहा था पीएम मोदी को, उसमें कुछ चांसेस हैं क्या कि दोनों देशों के बीच में बातचीत पॉसिबल हो सके, या कुछ मीडिएटर की भूमिका निभाकर, शांति दूत की भूमिका निभाकर इस युद्ध को शांत कराया जा सके? क्योंकि उससे ठीक पहले जो बाइडेन से भी बात हुई है पीएम मोदी की 26 अगस्त को। अरविंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हालात जैसे बन रहे हैं जी, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है। जो हालात जैसे बन रहे हैं उससे तो यही अंदाज लग रहा है कि शायद भारत कहीं मीडिएशन की भूमिका में आए, पर भारत के लिए यह संभव नहीं लगता है, क्योंकि भारत ने कभी भी दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता या मीडिएशन के लिए कभी नहीं कहा, और न ही कभी रूस के हमले की भारत ने भर्त्सना की, जिसके लिए जेलेंस्की भी कई बार कह चुके हैं। तो भारत की जो मूलतः जो भूमिका है, क्योंकि भारत की अपनी मजबूरियां हैं, रूस पर उसकी सामरिक निर्भरता है, और इन सब चीजों को देखते हुए मीडिएटर न होकर भारत एक मैसेंजर रहा है हमेशा से रूस का। और जब वो वहां यूक्रेन की यात्रा पर भी गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो वह एक मैसेंजर की भूमिका में ही है। पर हो सकता है जिस तरीके से जेलेंस्की साहब ने कहा है कि जो यूक्रेन शांति वार्ता है या यूक्रेन शांति समझौता है जो पिछली बार स्विट्जरलैंड में हुआ था, वह भारत में होना चाहिए। तो अरविंद तेजावत जी, अरविंद जी आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अरविंद जी आपकी ऑडियो में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है। शायद कोई नेटवर्क इशू है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से रिकनेक्ट होंगे आपके साथ में, शायद फिर से आवाज ठीक आए जब रिकनेक्ट होंगे। उससे पहले एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। रूस से महाजंग को खत्म करना चाहते हैं जेलेंस्की, ये बड़ा अपडेट है। जंग खत्म करने के लिए बातचीत भी चाहते हैं जेलेंस्की, जंग खत्म करने की योजना पेश करेंगे जेलेंस्की, ये जानकारी मिल रही है। जो बाइडेन के सामने शांति योजना पेश करेंगे, सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं जेलेंस्की, ये तो बहुत बड़ा अपडेट है। रूस यूक्रेन के बीच में जब जंग को 2.5 साल करीब हो गए हैं, ऐसे में जेलेंस्की शांति वार्ता चाहते हैं, सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं जेलेंस्की। रूस से इस महाजंग को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े रहे, इसीलिए यूक्रेन ने भारी बर्बादी देखी है। जंग खत्म करने की योजना जो है वो जेलेंस्की पेश करेंगे। जो बाइडेन के सामने ये शांति योजना पेश करेंगे जेलेंस्की। ब्रिगेडियर दत्ता, अगर जेलेंस्की जो बाइडेन से मिलने वाले हैं सितंबर में, और वहां शांति वार्ता की पहल होना है, या फिर महाजंग को खत्म करने के इनिशिएटिव के तौर पर जेलेंस्की मिलने वाले हैं और ये योजना पेश करेंगे, तो इसे कैसे देखें? क्या इसे पॉजिटिवली देखें? क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है यूक्रेन युद्ध में इसलिए टिका हुआ है क्योंकि नेटो देशों के साथ साथ अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ, यकीनन देखिए, आप जो अमेरिका का सपोर्ट है इसीलिए ये युद्ध चला आ रहा है, वरना चाहे आप कॉम्बैट पोटेंशियल की बात करें, चाहे आप फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, यूक्रेन इस पोजीशन में नहीं था कि वो रशिया का सामना कर सके। लेकिन इसमें आप देखिए अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ही इन्वॉल्व है, और ज़्यादातर फंडिंग चाहे वो सामरिक तौर पे हो, चाहे वो माली हालत में हो, सारी जो इमदाद है वो रशिया की तरफ से आ रही है। और जो बाइडेन साहब का वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ देखिए जो लीडरशिप चेंज अमेरिका में होने वाला है, वहाँ इंतखाबात होने वाले हैं, तो वो यकीनन चाहेंगे कि एक अश्योरेंस उन्हें मिले कि साहब ये जो ऑपरेशंस है वो जारी रहेंगे। क्योंकि बिना देखिए, वॉर इज़ अ वेरी कॉस्टली हॉबी। आजकल अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास कोई ऐसा एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वॉर को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आप यूक्रेन की अगर अर्थव्यवस्था देखें तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। यूक्रेन के पास एक डिफेंस इंडस्ट्री हुआ करती थी, भारत भी उसका एक अच्छा खरीदार था, क्योंकि मैं कई डील्स में वहाँ गया हूँ खार्किव वगैरह में, तो वो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गई है।
तो वो यकीनन ये चाहेंगे कि पहली बात तो जितनी इमदाद उनको अभी मिल सके इलेक्शन से पहले तो इस सरकार से मिल जाए, और क्या जो दूसरी रेजिम चेंज होगी तो वहाँ से कोई उनको अश्योरेंस अगर मिलता है तो वो इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। तो ये विजिट उनके लिए बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि इसी पे सारा जो दारोमदार है या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस ऑपरेशन की या इस लड़ाई की, वो निर्धारित रहेगी। जिस तरीके से आप बता रहे हो ज़ेलेंस्की जो अभी तक जिद पर अड़े हुए थे, और अगर ये बातचीत होती है तो क्या पॉसिबिलिटीज लगती हैं? ऐसे में सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं ज़ेलेंस्की, और ज़ेलेंस्की की पीएम मोदी से एक के बाद एक, चूंकि G7 समिट में भी मिले थे, उसके बाद में अभी जब यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दोनों के बीच की बॉन्डिंग नजर आई। चूंकि जाहिर सी बात है, भारत के तो तटस्थ रहने की भूमिका है, भारत के दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो रूस है या यूक्रेन है। हाँ, कंपैरेटिवली रूस से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की से जिस तरीके से मिले थे ब्रिगेडियर दत्ता, कंधे पर हाथ रखना, गले लगाना, हाथ मिलाना, या फिर वो जो कंधे पर, चलिए शेक हैंड सभी से करते हैं या गले मिल लेते हैं, लेकिन जो कंधे पर हाथ रखकर वो मेमोरियल में थे मौजूद, और जो चेहरे के भाव थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसी चर्चा वैश्विक स्तर पर होने लगी कि इस तरीके से होल्ड किए हुए ज़ेलेंस्की को जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग होता है और ये सहारा या फिर ये आश्वासन देता है कि हाँ हम हैं साथ में, और ऐसा ही उनके शब्दों में भी नजर आया। उसके बाद में फिर ये कोशिश की जो बाइडेन से बात करना या पुतिन से बात करना। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपने बड़ी वो मशहूर कहावत सुनी होगी कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो ये जो प्लेजेंट्रीज हैं, ये तो बड़ी नॉर्मल सी है कि साहब आप किसी विदेशी हेड ऑफ द स्टेट का खैर मकदम गर्मजोशी से करते हैं, और ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए पीएम मोदी साहब एक फ्रेंडली पर्सनालिटी है और वो बड़ी जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं। और अरविंद जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि भारत एक मैसेंजर का के रूप में एक्सेप्टेबल होगा। मध्यस्थता के लिए न तो चीन राजी होगा और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि साहब, क्योंकि उसे मालूम है कि वो एक ऐसा देश चीन और अमेरिका चाहेगा जिसकी नजदीकियां या जिसके अपने इंटरेस्ट इस युद्ध में ना हो। क्योंकि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो यकीनन उसका झुकाव रशिया की तरफ रहेगा, जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और रही बात सामरिक संसाधनों की, तो हमारा जो पोटेंशियल है या जो कैपेबिलिटीज है वो हमें इतनी इजाजत नहीं देंगी कि साहब हम, क्योंकि हमारी जो ट्रुप्स है वो और जगह कई जगह कमिटेड हैं, और ये एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा मतलब अफेयर बन जाता है। अगर आप देखें अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल रहा, 975 बिलियन का उसने वहाँ एक्सपेंडिचर किया, वियतनाम में 20 साल रहा। तो ये एक बहुत लंबा मतलब एक वेल ड्रॉन आउट ऑपरेशन होता है। तो हमारी जो सामरिक स्थिति है वो अलाउ नहीं करती। तो यकीनन इमोशनली हम उनके साथ खड़े हुए हैं, और भी कई इस तरह की इमदादें दी जा सकती हैं, लेकिन हाँ, मध्यस्थता के लिए न तो विश्व में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, हाँ मैसेंजर के रूप में भारत ने पूरे प्रयत्न किए हैं। हर पॉलिटिकल फोरम में, हर मल्टी प्लेटफॉर्म पे भारत ने यही कहा है कि अब ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है, मतलब शांति का समय है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, क्योंकि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, विवेक और डिप्लोमेसी से इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि मोदी युद्ध रुकवाने की भूमिका नहीं निभा सकते, हाँ दोनों देशों से बात जरूर कर सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कि हमने देखा भी, पुतिन से भी बात की है, ज़ेलेंस्की से भी बात की है। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो करीब 2.5 साल से सिर्फ और सिर्फ अड़े हुए हैं, वो युद्ध में पीछे हटने के लिए या घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अभी जो खबर हमने अपने दर्शकों को दी कि अमेरिका जा सकते हैं सितंबर में, और वो शांति वार्ता को लेकर बात करेंगे, वो योजना पेश करेंगे कि कैसे इस महाजंग को रोका जा सके। ये पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हो रहा है, यानी कि पीएम मोदी के दौरे के बाद हो रहा है। तो क्या उस मुलाकात में और इस फैसले में कोई कनेक्शन हो सकता है? हाँ देखिए, क्योंकि मोदी साहब की विश्व के जो शीर्षतम नेता हैं उनसे उनकी बातचीतें होती रहती हैं, और हम लोग कई इस तरह के जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ के सदस्य हैं। और भारत की बात को अब, क्योंकि भारत का स्टेटस और स्टेचर दोनों काफ़ी बड़ा हो चुका है और लोग भारत की बात सुनते हैं,
तो यकीनन वो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले भी अब जब भी इस तरह की कोई चीजें होती हैं, जैसे इजराइल का जब जन्म हुआ था तो भी वो बाल्फोर डिक्लेरेशन से हुआ। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल जो पर्सनालिटीज हैं वो इस डिसीजन को या उन फोर्सेस को या उन देशों को फोर्स कर सकती हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए, और जहां एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि देखिए, युद्ध का अंजाम वही होता है, कहते हैं ना कि तारीख से जंग कर नहीं सकते, क्योंकि आप भी राख में मिल जाएंगे और हम भी राख में मिल जाएंगे। और वही रशिया यूक्रेन वॉर में देखा जा रहा है। रशिया को भी काफी कैजुअलिटीज उठानी पड़ी। बिल्कुल हमने देखा, और रूस पहले आक्रामक दिखा, भारी पड़ा यूक्रेन पर, लेकिन अब वही तबाही जो यूक्रेन ने देखी वो अब रूस एक एक करके देख रहा है। इसीलिए पुतिन भड़के हुए हैं, और पुतिन बाय नेचर भी ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि जैसे ही रूस की सीमा में घुसपैठ की खबर होगी, घुसकर यूक्रेनी सेना ने जिस तरीके से कब्जा किया है उस पर पुतिन भड़केंगे भी, और बड़ा इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। जो हम देखा अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 मिसाइल एक साथ दाग दी गई, 100 ड्रोन से एक साथ हमला कर दिया गया, और 10 से 12 ऐसे शहर जहां पर तबाही के अलग अलग निशान यूक्रेन में है। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, चूंकि फौज का हिस्सा आप रहे हैं, युद्ध की स्थिति आपने कई बार देखी होगी, युद्ध की स्थिति में वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, यहाँ मैं यूक्रेन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जहां पर ना कुछ पाने की चाहत अब बची है क्योंकि खोने का डर कुछ है नहीं, सब कुछ तबाह और बर्बाद है, या फिर रूस जैसे देश ज्यादा ताकतवर रहते हैं जहां पर नुकसान अभी होना शुरू ही हुआ है, बड़ा हो सकता है नुकसान, उसे रोकना भी है और यूक्रेन को मात भी देनी है। देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं, मैन, मटेरियल एंड मोरल। और यूक्रेन के पास अब बहुत ज्यादा खोने को कुछ है नहीं, लेकिन रशिया, अगर आप देखें तो रशिया का भी जो इकोनॉमिक ड्रेन है वो इसकी युद्ध की वजह से काफी हुआ है। और आप ये देखें कि अभी वो अपने इक्विपमेंट को रिफर्बिश कर रहा है, उसकी जो वेपन डिलीवरी थी बतौर एक्सपोर्ट वो काफी कम हो गई है। तो इन सब चीजों से उसकी इकोनॉमी जो है वो करीब 3.2% से ही ग्रो कर रही है, जो काफी चिंता का विषय है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और अमेरिका का एक ये वन ऑफ द एम यही है, एक उसका एम ये है कि कैसे इकोनॉमिकली और सामरिक तौर पे रशिया को डेन्यूट किया जाए, या कैसे उसके जो रिसोर्सेज है उनको डिप्लीट किया जाए। तो यकीनन रशिया के लिए भी एक चिंता का सबब है। और जिस तरह से वहाँ लोगों की कैजुअलिटीज या जो ट्रुप्स की कैजुअलिटीज या उनकी इक्विपमेंट कैजुअलिटीज वो काफी हैं, और रशिया को इस युद्ध से उभरने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे अपने आप को रेल्स पे लाने के लिए। तो दोनों, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, दोनों के लिए एक डू और डाई वाली सिचुएशन है। और यूक्रेन तो विन विन सिचुएशन में है, अगर वो कुर्स्क और इस एरिया को रिटेन कर सकता है या बूट्स ऑन ग्राउंड से उसको डोमिनेट कर सकता है, तो यकीनन वो नेगोशिएट कर सकता है क्राइमिया के ऊपर। हालांकि क्राइमिया रशिया छोड़ने वाला नहीं है, या ईस्ट ऑफ नीपर नदी के पास जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया है, एटलीस्ट वो खाली करने पे मजबूर हो सकते हैं। तो हो सकता है ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूक्रेन की रही हो कि हम उन पे प्रेशर डाल के उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकें। अच्छा, चूंकि आने वाले वक्त में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी है दत्ता साहब, ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हालांकि जो बाइडेन कैंडिडेट नहीं है, कमला हैरिस हैं जो उनकी पार्टी की उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, ऐसे में जो बाइडेन के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल क्या रहेगा? रूस और यूक्रेन का मुद्दा जिंदा रहे, लड़ाई चलती रहे, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में जंग रुकवाने में इनिशिएटिव लें और बड़ी भूमिका निभाएं? देखिए, ये सब पूरा डिपेंड करेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है अमेरिका में। अगर यही प्रेजेंट रजीम चलती है, या जिस तरह से कमला हैरिस के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो यकीनन वो जो बाइडेन की पॉलिसीज हैं उनको परस्यू करेंगे। और रही बात ट्रंप की, क्योंकि अगर ट्रंप आते हैं सरकार में, तो ट्रंप आपको पता ही है वो बड़े बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, और उन्होंने कई बार इस तरह के डिसीजन दिए हैं और इंडिकेशंस भी दिए हैं, तो वो इस युद्ध को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डिपेंड करता है कि इलेक्शन क्या रहता है, क्या इसकी यूएसए की नीति रहती है। मुझे लगता है कि अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो यकीनन वो दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आएंगे और कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। और उससे पहले ही
चूंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, उससे पहले ही जो बाइडन से अगर जेलेंस्की मिलते हैं तो वो भी अपना और अपनी पार्टी के नंबर बनाने की कोशिश में यहाँ कोई भूमिका इंपॉर्टेंट निभा सकते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपने बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों तक ये सभी जानकारियां पहुंचाई हैं और आपने इंडिया न्यूज़ के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अरविंद तेजावत जी भी हमारे साथ में थे। अरविंद जी बहुत शुक्रिया साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।